नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी एआई समिट में कांग्रेस के प्रदर्शन पर जारी बवाल की। कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर पर घिरी योगी सरकार की। लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पश्चिम बंगाल में कैसे बदली एसआईआर प्रक्रिया, कांग्रेस के किस दांव से उड़ी बीजेपी की नींद। जानेंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने डिप्टी सीएम को क्या दिया ऑफर। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए बीजेपी विधायक। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केरल दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ की अहम बैठकें। 23 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी पूरी जानकारी। चेन्नई पहुंचे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन से की मुलाकात। चुनावी रणनीतियों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में 23 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। महाविकास आघाड़ी ने फडणवीस सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री की चाय बैठक का बहिष्कार। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन में राज्यसभा सीट की उठाई मांग। कहा पहले एनसीपी को ज्यादा सीटें मिली थी, अब कांग्रेस का हक है। गठबंधन में चर्चा के बाद ही निकलेगा अंतिम समाधान। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की प्रतिक्रिया। कहा पद मिलते ही बदल जाती है नेताओं की राय। राज्यपाल ने कहा था पहले मोदी को लेकर गलत थी मेरी धारणा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बीजेपी पूरी तरह घिरी हुई है। विपक्ष सड़क से लेकर संसद तक पूरे देश में सरकार की घेराबंदी कर रहा है। सरकार से सवाल कर रहा है कि ये कैसी डील है जिसमें सिर्फ अमेरिका को ही फायदा हो रहा है। विरोध की आवाजें भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट तक पहुंच गई और इसके बाद देश भर में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव तेज हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। संसद से सड़क तक कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई है। पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी तब बौखला गई जब दिल्ली में हुए एआई समिट तक ये विरोध प्रदर्शन पहुंच गया। युवाओं के प्रदर्शन को बीजेपी राष्ट्र विरोधी बता रही है। बीजेपी ने इसके खिलाफ देश भर में कांग्रेस कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। लेकिन इस दौरान जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की महिला नेताओं को बेहद आपत्तिजनक इशारे किए, उसे लेकर खुद बीजेपी ही घिर गई है। असम में बीजेपी के प्रदर्शन का वीडियो पोस्ट करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी का बेटी बचाओ नारा उनके युवा विंग के सदस्य असम में अश्लील और घटिया इशारों से जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं। इस बीच देश की छवि इमेज ऑफ इंडिया ब्रिगेड पूरी तरह खामोश बैठी है। पिन ड्रॉप साइलेंस। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में बीजेपी नेता इतने आपत्तिजनक इशारे कर रहे हैं कि हम उन्हें दिखा भी नहीं सकते। असम में बीजेपी की ही सरकार है, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस के प्रदर्शन पर तो तंज कस रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे। मेरठ में रैपिड रेल मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि अभी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हुआ, लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों से पूछता हूं कि देश तो जानता है कि आप लोग पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी। इससे पहले मन की बात में पीएम ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। पीएम के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हैरानी की बात है कि एआई समिट का केंद्र बिंदु हाईलाइट राष्ट्रीय शर्मिंदगी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री के एकालाप में जिक्र तक नहीं किया गया। न कोई पछतावा, न माफी, न भविष्य में उच्च मानकों का आश्वासन। और शायद समझ में भी आता है, आखिरकार अपनी ही गलती और अक्षमता का ऐलान करना कभी आसान नहीं होता। साफ है बीजेपी पूरी तरह से घिरती दिख रही है, इसलिए खुद पीएम मोदी को कमान संभालनी पड़ रही है। लेकिन अब मामला पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है। विपक्ष सरकार पर भारी पड़ रहा है। एआई समिट को लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज है, तो चर्चा शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर की भी हो रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हो गया है, जिसे लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। शंकराचार्य ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है और अब इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष शंकराचार्य के साथ आ गया है, जिससे यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। ये मामला शारीरिक शोषण से जुड़ा हुआ है, जिसमें शंकराचार्य के साथ उनके शिष्य मुकुंदानंद और कुछ दूसरे लोग भी नामजद हैं। दरअसल जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने 2 बच्चों को अदालत में पेश किया और शंकराचार्य पर गंभीर आरोप लगाए। जज विनोद कुमार चौरसिया ने बंद कमरे में बच्चों के बयान दर्ज किए। पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। इसके बाद प्रयागराज के झूसी थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र बताया। शंकराचार्य ने कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी एक हिस्ट्री शीटर है और धन उगाही के लिए झूठे केस करता है। रामभद्राचार्य ने अपने चेले को आगे करके ये फर्जी मुकदमा करवाया है। हम गौ माता की रक्षा की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए हमें दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम सदन में उनके खिलाफ बोलकर पुलिस को इशारा दे रही है, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ की तरह अपने मुकदमे वापस नहीं करवाऊंगा। उचित है, जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है, हम थोड़े आदित्यनाथ है कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो।
ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करें। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शंकराचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा तो वो वापस किया, मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। वहीं कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि एक अपराधी को हथियार बनाकर शंकराचार्य को डराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस इस मामले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपने वाली है। ऐसे 21 अपराधी मुकदमे वाले हिस्ट्री सीटर से शंकराचार्य जी के ऊपर मुकदमे दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, बदनाम कराने की कोशिश की जा रही है। वो व्यक्ति जिसने शंकराचार्य को मुकदमे करने का प्रयास किया है, उसे सामने की पुलिस खोज रही है। अब इस मुद्दे पर सियासत गर्माती जा रही है। शंकराचार्य पर एफआईआर के मामले पर अब आगे क्या होता है, ये देखना होगा। शंकराचार्य के खिलाफ कार्रवाई पर योगी सरकार घिर गई है तो सवाल एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार और चुनाव आयोग के बीच इस प्रक्रिया को लेकर जारी घमासान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में जजों को रेफरी की भूमिका में तैनात कर दिया। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। इस बीच 9 राज्यों में एसआईआर के बाद कटे नामों की सूची भी सामने आ गई, जिस पर बवाल मच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक दखल दिया है। राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच विश्वास की कमी और गतिरोध को देखते हुए कोर्ट के आदेश पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 250 न्यायिक अधिकारियों को मैदान में उतारा है। इनमें 150 सेशन जज और 100 अन्य अधिकारी शामिल हैं। सोमवार 23 फरवरी से लगभग 45 से 50 लाख संदिग्ध वोटरों के दस्तावेजों की न्यायिक जांच शुरू होगी। मुख्य रूप से पारिवारिक डेटा, जन्म तिथि में गड़बड़ी और अधूरे दस्तावेजों की पड़ताल की जाएगी। जजों की छुट्टियां 9 मार्च तक रद्द कर दी गई है। फाइनल वोटर लिस्ट 28 फरवरी को आएगी, लेकिन विवादित नामों के लिए बाद में पूरक यानी सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी होगी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के 12 राज्यों में चलाए गए एसआईआर के दूसरे चरण के चौंकाने वाले नतीजे आए हैं। 21 फरवरी को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 9 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की फाइनल लिस्ट में 7.99% वोटर्स की कमी आई है, यानी लगभग 1.70 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। गुजरात में 13.4%, छत्तीसगढ़ में 11.77%, गोवा में 10.75%, मध्य प्रदेश में 5.97%, राजस्थान में 5.74% और केरल में 3.22%। अब सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की फाइनल लिस्ट पर टिकी है। बंगाल में ड्राफ्ट लिस्ट से पहले ही 58 लाख नाम हटाए जा चुके हैं, जिससे राजनीतिक पारा चरम पर है। जजों की निगरानी में होने वाली ये जांच चुनाव की पारदर्शिता के लिए निर्णायक साबित होगी। एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटरों के कटे नामों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। इस बीच कांग्रेस की घोषणा ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। पार्टी ने युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए उनके बीच जागरूकता फैलाने के लिए नए प्लेटफॉर्म की घोषणा की है और साथ ही मोदी सरकार पर देश में पारदर्शिता कम करने के आरोप भी लगाए हैं। तो क्या है कांग्रेस का ऐलान जिससे घबराई मोदी सरकार? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरने के लिए पूरा प्लान बना लिया है। इस बार पार्टी ने युवाओं पर खासा फोकस किया है और उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए नए मंचों की घोषणा की है। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पार्टी ने आईएनसी फेलोज प्रोग्राम शुरू किया है। ये 3 महीने का प्रोग्राम होता है, जिसका उद्देश्य कानून से जुड़े युवाओं को सांसदों और सोशल मीडिया के साथ जोड़ना है, ताकि वे अग्रणी पंक्ति में रहकर कांग्रेस की कार्यशैली को देखें और समझें। दूसरा, पॉडकास्ट सीरीज न्याय, नेता और नागरिक। ये एक मंच है जिसमें नए और युवा वकीलों के साथ अनुभवी और प्रसिद्ध वकील भी होंगे। ये मंच सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा। तीसरा, रैपिड रिस्पांस फोर्स। हर जिले में 5 से 7 ऐसे कानून के जानकार हों जो किसी ज्वलंत मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन कर सके, जो नेताओं को कोर्ट कचहरी में वो सपोर्ट दे सके जो जरूरी होता है। और चौथा, डिजिटल डायरेक्टरी। इसमें वे नाम होंगे जो कानूनी स्तर पर जुड़े हो या जुड़ना चाहते हो। इसकी मदद से दूर दराज के इलाके में कानूनी मदद ली जा सकेगी। कांग्रेस ने यह घोषणा ऐसे वक्त में की है जब बीते कुछ वक्त से लगातार मोदी सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लग रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने से रोकना हो या एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सिंघवी ने इस दौरान आरटीआई एक्ट का भी जिक्र किया और सरकार पर इसे कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, तो जब ये बार बार पारदर्शिता को घोटने का प्रयत्न किया जा रहा है तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि हम एक ढांचेदार राष्ट्रीय वार्तालाप क्रिएट करें इसके ऊपर। स्ट्रक्चर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस। सिंघवी ने मोदी सरकार पर पारदर्शिता खत्म करने के आरोप लगाए और साथ ही जिस तरह उन्होंने युवाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने की मुहिम की घोषणा की है, उससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहले ही जिस तरह लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बार बार अपने भाषण में जेनजी का नाम लेते रहते हैं, उससे बीजेपी घबराई हुई है और अब अगर देश के युवा कांग्रेस के इस मंच से जुड़ते हैं तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। कांग्रेस युवा वर्ग पर फोकस कर रही है, वो युवाओं को अपने साथ लाना चाहती है। तो अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम को बड़ा ऑफर दे दिया है। साथ ही बीजेपी के अंदरूनी टूट पर तंज भी कसा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले आए सपा प्रमुख के इस ऑफर ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार में डिप्टी सीएम को ऑफर देकर राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। बड़ी बात तो यह है कि उनका यह ऑफर किसी एक के लिए नहीं बल्कि दोनों ही उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश ठाकुर दोनों के लिए ही है। अखिलेश यादव ने दोनों डिप्टी सीएम को सीएम बनने का ऑफर देते हुए कहा कि 100 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए। उन्होंने कहा कि हम पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद का ऑफर दे चुके हैं, चलो एक बार फिर दे देते हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक में से कोई भी 100 विधायक अपने साथ ले आए और मुख्यमंत्री बन जाए, इससे अच्छा ऑफर उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। ये कोई पहली बार नहीं है जब अखिलेश ने ऐसा कोई ऑफर दिया। आपको याद होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने यही ऑफर दिया था। उस वक्त अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट किया था कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश ने न सिर्फ ये ऑफर दिया बल्कि योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार बचने वाली नहीं है, जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया है और अब सिर्फ वोट डालने का इंतजार कर रही है। वहीं अखिलेश यादव के ऑफर वाले बयान ने राज्य में बड़ी बहस छेड़ दी है। उनके बयान को लेकर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश ने यह ऑफर उस वक्त दिया है जब बीजेपी में ही आपसी घमासान और टकराव देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर उनका ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है तो राज्य में बड़ा सियासी बवाल खड़ा हो सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केशव और ब्रजेश पाठक इस पर कैसे और क्या प्रतिक्रिया देते हैं। अखिलेश के बयान ने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। इस बीच लखनऊ मेट्रो में महाघोटाला सामने आया है। हाल ही में जारी कैग रिपोर्ट ने यूपी सरकार के तमाम दावों की पोल खोल दी। इस प्रोजेक्ट में न सिर्फ करोड़ों के वारे न्यारे हुए बल्कि पूरा का पूरा स्टेशन ही कागज से गायब कर दिया गया। जहां सरकार एक तरफ इस प्रोजेक्ट को लेकर खुद की पीठ थपथपाती नजर आ रही थी, वहीं अब इस रिपोर्ट ने उसकी हकीकत उजागर कर दी है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूपी की राजधानी लखनऊ में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है तो दूसरी तरफ यूपी विधानमंडल के बजट सत्र में पेश हुई कैग की रिपोर्ट ने लखनऊ मेट्रो के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 6,928 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में भारी वित्तीय गड़बड़ियां और नियमों की अनदेखी के मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा महानगर स्टेशन से जुड़ा है। यात्रियों की संख्या के लिहाज से यह दूसरा सबसे बड़ा स्टेशन बताया गया था। शासन ने 22 स्टेशन को मंजूरी दी थी, लेकिन मेट्रो प्रशासन ने बिना केंद्र सरकार या राज्य सरकार की इजाजत के इस स्टेशन को ही हटा दिया। ये निर्णय प्रक्रिया और दस्तावेजों की जांच के बिना लिया गया। वहीं मेट्रो के फायदों को लेकर भी किए गए दावे पूरी तरह खोखले साबित हुए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जितने यात्रियों का अनुमान लगाया गया, हकीकत में उसके 10% यात्री भी नहीं मिले। इसकी वजह से मेट्रो को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैग ने ऑडिट में कई और गड़बड़ियों की लिस्ट जारी की है।